हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का इसमें बनता है, तो अगर लास्ट तक आप मेरी ये वीडियो देखते हैं तो आपके 16 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो सबसे पहले तो अब तक जो आपने सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बिकॉज मैं लगातार आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन एसोसिएटिव लर्निंग की। नॉन एसोसिएटिव लर्निंग क्या है? जब हम लर्निंग को किसी चीज़ से एसोसिएट नहीं कर रहे। जब बार बार कोई स्टिमुलस रिपीट होता है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या है, परमानेंट हो जाता है उसके प्रति। कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ हम बार बार हमारे सामने आती है तो हमें पता है कि हमें उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करना है। इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं: हैबिचुएशन, डिसहैबिचुएशन, सेंसिटाइजेशन। तो हैबिचुएशन में क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ के बार बार रिपीट हो रही है तो हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टिमुलस बार बार रिएक्ट कर रहा है हमारे साथ, मतलब बार बार हमारे सामने आ रहा है, तो हमें क्या हो जाएगी, उस चीज़ की हैबिट हो जाएगी। इसमें हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर हमारा घर क्या है, रेलवे, अगर हम कहीं नया घर लेते हैं रेलवे स्टेशन के पास या रेलवे ट्रैक के पास, तो क्या है, हमें ट्रेन की स्टार्टिंग में बहुत आवाज़ आई, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन जब बार बार वही स्टिमुलस हो रहा है कि मतलब बार बार ट्रेन जा रही है, तो धीरे धीरे क्या हो गए, हम हैबिचुअल हो जाएंगे। फिर वो हमें उतना ऑकवर्ड नहीं लगे, उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी उसकी वजह से। तो ये क्या हुआ कि हमें हैबिट हो गई उस चीज़ की। जब हमें बार बार किसी स्टिमुलस के होने से हमें हैबिट हो जाती है उसकी, तो उसे क्या कहते हैं, हैबिचुएशन। फिर हम बात करेंगे कि हैबिचुएशन 2 तरह की होती है: शॉर्ट टर्म हैबिचुएशन, लॉन्ग टर्म हैबिचुएशन। शॉर्ट टर्म हैबिचुएशन क्या होती है? जब स्टिमुलस क्या है, थोड़े टाइम के लिए हमारे सामने होता है, मान लीजिए 15 सेकंड के लिए, तो ऐसी हैबिचुएशन क्या है, कुछ टाइम रहती है, फ्यू मिनट्स या आवर्स तक रहती है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस डिक्रीजेज रैपिडली विद रिपीटिशंस, कि हमारा रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है विद रिपीटिशन। जैसे मान लीजिए कि हम क्या है कि बस स्टैंड पे खड़े हैं, तो जब स्टार्टिंग में बस जाएगी तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर क्या है, जब बार बार बसेज आती जाती है तो हम क्या हो गए, थोड़े हैबिचुअल हो गए ना उस चीज़ के लिए। लेकिन क्या है, फिर जब हम वापस सबसे घर चले गए, तब अगर कोई बस आए तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो वो क्या है कि थोड़े टाइम के लिए हमें उस चीज़ की हैबिट हुई थी। फिर अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म हैबिचुएशन की, तो इसमें वही वाली बात आ गई कि जब लंबे समय तक हमें हैबिचुएशन हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारा घर ही अगर बस स्टैंड के पास हो तो हमें बार बार आवाज़ आएगी, तो वो चीज़ है शॉर्ट टर्म हैबिचुएशन, जो थोड़े टाइम के लिए हैबिट्स हुई है। और लॉन्ग टर्म मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए। अगर हम बात करें डिसहैबिचुएशन की, अब अगर क्या है कि अगर हम लंबे समय तक उस हैबिचुएशन वाले माहौल में नहीं रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा घर तो पहले वहाँ पर था, लेकिन अब हम लंबे समय तक कहीं छुट्टियाँ मनाने चले गए और अपने घर के पास, जो कि बस स्टैंड या रेलवे स्टैंड के पास, रेलवे ट्रैक के पास है, वहाँ पर नहीं रहते, तो क्या होगा कि वो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, गायब हो जाएगा, हैबिचुएशन डिसअपेयर हो जाएगी लंबे समय तक उस माहौल से दूर रहने की वजह से। फिर हम बात करते हैं सेंसिटाइजेशन की। सेंसिटाइजेशन क्या है, हैबिचुएशन से अपोजिट है, गिव्स रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्गर देन ओरिजिनल वन, कि क्या है, स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स देना। हैबिचुएशन में क्या हो रही थी कि अगर कोई चीज़ बार बार हो रही थी तो हमें उसकी हैबिट हो जा रही थी, लेकिन सेंसिटाइजेशन में क्या है, हम उससे अपोजिट करें, कोई चीज़ बार बार होगी तो हम उससे और ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि हमारा कजन या भाई बहन हमारे पास बैठा है, तो हम क्या, अगर उसे तंग कर रहे हैं तो पहले तो क्या कहेगा कि मत करो, लेकिन अचानक क्या होगा, अपोजिट टू हैबिचुएशन कर देगा कि हो सकता है कि लड़ाई हो जाए, हो सकता है वो हमें ही मार दे उल्टा। तो क्या है कि मतलब बार बार पोक करने पर क्या हुआ, सेंसिटाइजेशन होगी, उसने हैबिचुएशन से अपोजिट कर दिया। कि जैसे अब हम पहले तंग कर रहे थे तो उसे क्या हैबिट होगी, तो वो क्या है, हमें मना कर रहा था लेकिन हम नहीं माने, तो क्या है, सेंसिटाइजेशन की अचानक से उसने हैबिचुएशन से कुछ अलग कर दिया। फिर हम बात करते हैं लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, जब हमने लर्निंग के साथ किसी चीज को एसोसिएट कर दिया। अब वो कोई न्यूट्रल स्टिमुलस हो सकता है या कोई और स्टिमुलस हो सकता है, जब हमने मतलब एसोसिएट करके पढ़ रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की। इसको हम रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स भी कहते हैं, और पैवलव के द्वारा दी गई थी इसलिए से पैवलवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं। मतलब कि एक कंडीशन लगा देते हैं जहाँ पे। अब पैवलव ने क्या किया था कि एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था। पैवलव ने क्या किया कि एक कुत्ते को बंद कर दिया बॉक्स में और बाहर खाना रख दिया। तो क्या होता है कि कुत्ता क्या है, खाने को देख के लार टपकाता है, जो कि स्वाभाविक बात है। फिर उन्होंने क्या किया कि जब वो खाना देते थे तब उन्होंने बेल बजाई। ऐसा बार बार करने पर क्या हुआ कि कुत्ते को लगा कि बेल बजने के साथ ही खाना आता है। कुत्ते ने क्या कर दिया, कंडीशन बना दी कि बेल और खाने को लिंक कर दिया, मतलब उसके लिए ये कंडीशन होगी। तो जब भी बेल बजती थी वो क्या करता था, लार टपकाता था, सेलिब्रेशन करता था। जब कुत्तों को क्या होता है, किसी चीज़ का लालच आता है तो वो लार टपकाते हैं। तो वही तो उसे लगता था कि अगर बेल बजी है तो खाना आएगा। तो क्या कर दिया, पैवलव ने उसको कंडीशनिंग कर दी, कि जोड़ दिया, वो कंडीशन लगा दी उसके साथ। फिर हम बात करते हैं, इसके लिए हमें 4 कंडीशंस जानना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले हम बात करेंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस की। अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई है ये है, लेकिन वो अपने आप क्या है, रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा। जैसे मान लीजिए खाना, इसमें क्या है, खाना, जैसे कुत्ता क्या है, खाने को देख के क्या कर रहा है, लार टपका रहा है, तो हमने कोई कंडीशन थोड़े लगाई है वहाँ पे क्या है, सिर्फ खाना है जो कि क्या है, स्टिमुलस है। फिर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स मतलब अनइंटेंशनल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज ट्रिगर्ड बाय अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब यहाँ पे खाना क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, एक इंफॉर्मेशन थी या जो भी चीज मान लीजिए। फिर रिस्पॉन्स दिया कुत्ते ने, उसके लिए रिस्पॉन्स कैसे देगा, सेलिवेशन करेगा। फिर उसके बाद हम करते हैं कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस मतलब जब हमने कंडीशन अप्लाई करती है उसके साथ, हम क्या कर रहे हैं, जब खाना रख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बेल भी बजा रहे हैं, तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, बेल। तो जब कंडीशनल स्टिमुलस हुआ तो कुत्ता कंडीशन रिस्पॉन्स देगा, तब क्या करेगा वो, सेलिवेशन। अगर बेल बजने से भी फिर वो क्या करेगा, सेलिवेशन, लार टपकाएगा। तो इसमें 3 लेवल है। जब हम लेवल्स की बात करेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इसमें 3 लेवल्स हैं कंडीशनिंग के। बिफोर कंडीशनिंग जब तक हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी तो क्या था, कुत्ता था और खाना था। कुत्ता क्या है, खाने को देख के लार टपका रहा था, तो वहां पे क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस इज इक्वल टू अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कि खाना पड़ा है और कुत्ता साइड में है और क्या, लार टपका रहा है, जो कि नेचुरल है। फिर हम बात करते हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जब हमने क्या कर दी, कंडीशन लगा दी। अब यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस लगा दिया हमने, कि एक बेल को जोड़ दिया खाने के साथ। अनकंडीशनल स्टिमुलस जो था हमारा खाना, उसके साथ हमने एक न्यूट्रल स्टिमुलस लगा दिया, मतलब बेल, कि जब हम खाना देंगे तब बेल बजेगी। तब भी क्या होगा, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा, सेलिवेशन। ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या चीज काम करती है कि लार वो पहले भी टपका रहा था, अब भी टपकाएगा। फिर यहाँ पे क्या चीज काम करती है कि एसोसिएशन एंड रिपीटेशन वर्क्स हियर। एसोसिएशन, उसने क्या किया कि बेल को खाने के साथ एसोसिएट करना, अभी वो सीख रहा है, तो इसीलिए अगर हम बार बार ऐसा करेंगे ना, तब उसको ये दिमाग में होएगा कि हाँ बेल से खाना आता है। तो अभी क्या है, रिपीटेशन होगी इस स्टेप में बार बार। फिर आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा कि जब हमने उसे पूरी तरह से इस चीज की आदत डलवा दी, जैसे मान लीजिए कि हफ्ता भर हम ऐसे ही करे जा रहे हैं उसे, तो क्या होगा, कंडीशन स्टिमुलस क्या हो जाएगा, कंडीशन रिस्पॉन्स के बराबर हो जाएगा। फिर क्या है, जैसे ही बेल बजेगी उसकी लार टपकना शुरू हो जाएगी, भले ही हम उसे खाना देना दें, क्योंकि उसने क्या है, कंडीशन बना दी, ये लिंक कर दिया बेल को खाने के साथ। इसका एक और एग्जांपल हम बच्चों की लाइफ में देख सकते हैं, जैसे कि रिंगिंग ऑफ बेल इन स्कूल। जैसे स्कूल में क्या होता है कि एक बेल बजती है तो बच्चे को पता है कि अब क्या होगा, ये वाले टीचर आएंगे, तो वो क्या है, कंडीशन होगी उसे कि इस बेल के बाद ये वाले टीचर आएंगे। अब अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की, क्या क्या प्रिंसिपल है, एक्विजिशन। पहला प्रिंसिपल है एक्विजिशन, कि हम एक्वायर करते हैं, कि उसके मन में आ गया कि बेल बजेगी तो खाना आएगा। जनरलाइजेशन, कि जनरल हो गया कि ऐसे बेल बजने पर खाना आएगा, कि किस तरीके से बेल बजती है, उसने जनरल कर दिया इस चीज को। डिस्क्रिमिनेशन मतलब वो अलग कर सकता है उस चीज को, कि अगर किसी और तरीके से बेल बजती है तो वो सेलिब्रेट नहीं करेगा, तब सेलिब्रेशन नहीं होगी, क्योंकि उसे अलग करना आता है उस चीज को। एक्सटिंक्शन मतलब कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि बेल बजाए जा रहे हैं बार बार और उससे खाना नहीं दे रहे हैं, तो उसकी ये हैबिट क्या है, ये चीज क्या हो जाएगी, उसकी आदत एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो सेलिब्रेट करना बंद कर देगा, उससे लार टपकनी बंद हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या है, एक्सटिंक्ट होगी वो चीज़, तो हमने क्या है कि कुछ टाइम तक उसे नहीं दिया, तो फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते मान लीजिए कि हमने उसे ऐसा किया कि बेल बजाई पर खाना नहीं दिया, तो एक्सटिंक्ट होगी ये चीज़। लेकिन फिर 1-2 हफ्ते बाद हमने फिर से ऐसा करना शुरू कर दिया, तो 2-3 दिन में ही क्या कर जाएगा, फटाफट रिकवर कर जाएगा वो। तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। इनहिबिशन हो सकती है, कि हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स ना करे, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, 2 रीजन हो सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल क्या मतलब कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है कि कुत्ता बीमार हो, या हो सकता है उसको मन ना हो खाना खाने का। एक्सटर्नल जहाँ पे उसे आवाज़ ही सुनाई ना दे घंटे की, लाउड नॉइस हो सकती है, वॉइस हो सकती है। तो इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, टू डेवलप फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड सब्जेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में आप खुद भी अपने तरफ से बहुत सारे पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं थ्योरी के बेसिस पे, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको की पॉइंट्स दूंगी, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया तो वीडियो बहुत ही लंबी चली जाएगी, तो मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बताती जाऊंगी, एक्सप्लेन आप खुद कर लीजिएगा। टू डेवलप फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड सब्जेक्ट, लर्निंग ऑन बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन फॉर ट्रेनिंग इन डायग्नोजिंग एंड डीकंडीशनिंग इमोशनल फेयर्स। तो चलिए फटाफट से टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग लिखेंगे, फिर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में लिखेंगे, फिर जो बेसिक टर्म्स थी जैसे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसके बारे में लिखेंगे, फिर लेवल्स ऑफ कंडीशनिंग लिखेंगे, फिर प्रिंसिपल्स के बारे में लिखेंगे, फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे आप भले ही कुछ और थोड़ा बहुत मिस कर दीजिए, लेकिन लेवल्स और प्रिंसिपल में बिल्कुल भी कुछ मिस मत करिएगा। फिर हम बात करेंगे लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग की। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या थी, बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई थी, ये अपोज करते थे क्लासिकल कंडीशनिंग का। अब ये क्या थी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस था।
बाकी जितनी भी हमारे पास थ्योरी है अब वो है क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की। कोई स्टिमुलस हुआ, कोई एक्शन हुआ और उसने उस पर हमने क्या किया, रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स किया। लेकिन स्किनर क्या कहते हैं कि कुछ हम रिस्पॉन्स करेंगे फिर उससे कुछ एक्शन होगा। या जब हम एक्सपेरिमेंट को समझेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने क्यों ऐसा बोला था। स्किनर का क्या मानना था कि जो मेनी ह्यूमन बिहेवियर आर ऑपरेंट्स नॉट रिस्पॉन्डेंट, कि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ पे रिस्पॉन्ड कर देते हैं डायरेक्ट, पहले हम खुद कुछ एक्शन करते हैं, फिर उसके बेसिस पे जैसा हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है या जो रिजल्ट निकलता है उसके बेसिस पे हम उस चीज़ को लर्न करते हैं, उसको हम अपने बिहेवियर में लाते हैं। तो इनका मीनिंग क्या था कि ऑर्गेनिज्म लर्न फ्रॉम द कंसिक्वेंसेज ऑफ देयर ओन एक्शंस। जो बात मैंने अभी बोली कि पहले हम कुछ टास्क करेंगे, उसके कंसिक्वेंसेज क्या होते हैं, पॉजिटिव कंसिक्वेंसेज होते हैं, नेगेटिव कंसिक्वेंसेज होते हैं, कैसे उसका रिजल्ट निकलता है, उस बेसिस पे हम उस चीज़ को अपनाते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। जब किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस से हमें रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड मिल रहा है तो उसको क्या करते हैं, हम अपना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा क्या है, टीचर को देख के उसको गुड मॉर्निंग विश करता है, तो टीचर क्या उसे स्माइल पास कर रहा है या कुछ उसे अच्छा मानता है, तो उसने क्या, वो क्या करता है, उस चीज़ को अपना लेता है। उसे लगता है कि इस चीज़ से उसे रिवॉर्ड मिल रहा है तो मुझे बार बार करना चाहिए, तो वो हमेशा क्या है, टीचर को विश करता है। तो यहाँ पे क्या किया, पहले रिस्पॉन्स आया, पहले बच्चे ने क्या किया, टीचर को विश किया, फिर स्टिमुलस आया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था रैट पे, जिसे स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट भी कहा गया। तो उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि एक सफ़ेद चूहे को एक बॉक्स में डाल दिया, जैसे इन्होंने स्किनर बॉक्स भी कहा। उस चूहे को क्या है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था वहां से, कि मतलब कुछ खाना वगैरह दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे पिछले केस में हमने क्या देखा था कि कुत्ते को खाना दिखाई दे रहा था। तो वो क्या है कि चूहा उसमें क्या है, उस बॉक्स में कुछ भी एक्टिविटी करता है, कुछ भी रैंडम एक्टिविटीज करता है, तो वो क्या है, अचानक से लिवर प्रेस कर देता है, तो उससे क्या होता है कि अंदर खाना आता है। तो जब फिर वो इससे क्या होता है कि चूहे को क्या लालच हो जाता है कि जब उसने लिवर प्रेस किया तो खाना आया, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या है, चूहा फिर घूम के आता है और फिर लिवर प्रेस कर देता है। तो जब भी उसे भूख लगती है वो क्या करता है, लिवर प्रेस कर देता है। ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि जब पहली बार उसने लिवर प्रेस किया तो उसे रिवॉर्ड मिला, उसे खाना मिला। तो इस बात से क्या, उसके मन में लालच, उसके मन में एक थॉट बैठ गया कि जब वो ऐसा कर रहा है तो उसे कुछ अच्छा मिल रहा है, तो इसीलिए वो क्या है, बार बार कर रहा है, उसने वो चीज़ सीख ली। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी, कि पहले उसने कुछ ऑपरेशन किया, कुछ काम किया, फिर उससे क्या उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिला, तो वो चीज़ उसने अपना ली, वो चीज़ उसने लर्न कर ली। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की और पनिशमेंट की। रीइंफोर्समेंट में हम क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात करते हैं, और पनिशमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव। अब रीइंफोर्समेंट क्या है कि जब उसे वो चीज़ क्या है, पॉजिटिवली मिल रही है। जैसे मान लीजिए उसे खाना मिल रहा है, अगर हो सकता है कि अगर लिवर दबाने से उसे कोई पेन चुभती या कुछ, तो वो दोबारा वो चीज़ कभी नहीं करता। तो जब तक हमें किसी चीज़ का पॉजिटिव रिवॉर्ड नहीं मिलता है हम वो चीज़ नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग की, कि फीचर क्या है। सबसे पहले आता है शेपिंग, मतलब चेंज बिहेवियर। वो कुछ काम कर रहा है और उससे क्या है, डिजायर्ड रिजल्ट निकलता है, वो तो उस चीज़ को अपना लेता है। जैसे कि वो चूहा क्या है, उसे डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तो उसने उस चीज़ को अपना लिया, बार बार लिवर ही प्रेस करे जा रहा है। फिर वो एक्सटिंक्शन, अगर कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती है तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी वो चीज़। जैसे मान लीजिए कि अगर चूहा लिवर को प्रेस करता और कोई चीज़ अंदर नहीं आती, तो वो बार बार वो चीज़ नहीं करता, एक्सटिंक्ट हो जाती। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि वही जो चीज़ मैंने आपको डॉग के केस में बताई थी, कि अगर क्या है कि खाना नहीं आता है लेकिन फिर वो कुछ टाइम बाद अचानक से लिवर दबाता है और खाना फिर से आ जाता है, तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी, वो दोबारा से वो चीज़ फटाफट सीख जाएगा। रीइंफोर्समेंट, अब रीइंफोर्समेंट क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कुछ लिखे ना लिखे इसमें, लेकिन रीइंफोर्समेंट जब तक आपने नहीं लिखा है आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलने वाला। फिर हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की। शेड्यूल्स क्या है रीइंफोर्समेंट के, फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट, मतलब कि फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट मिल रही है। जैसे किसी ने 3-4 बार कोई काम किया तो उसके बाद उसे क्या है, रीइंफोर्समेंट मिल रही है कि हाँ शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। वेरिएबल रीइंफोर्समेंट, वेरिएबल रीइंफोर्समेंट मतलब कि कभी भी किसी भी टाइम पे रीइंफोर्समेंट मिल जा रही है, तो ये क्या है, सबसे अच्छी रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि इंसान मोटिवेटेड रहता है कुछ भी करने के लिए, कि उसे लगता है क्या पता इस बात पे मुझे रीइंफोर्समेंट मिल जाए, क्या पता इस बात पे मेरी तारीफ हो जाए, इस बात पे मुझे रिवॉर्ड मिल जाए। फिर अब बात करते हैं कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की। अब कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट क्या है कि बच्चा कुछ भी करे जा रहा है और आप उसको शाबाश शाबाश ही कहे जा रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। उससे क्या है, उसमें उतना मोटिवेशन नहीं रहेगा काम करने का, क्योंकि उसे लगेगा कि हर बात पे शाबाश तो मिल ही जा रही है। जैसे आपने स्कूल में भी देखा होगा, कुछ टीचर्स होते हैं जो सब बच्चों को गुड देते जाते हैं, तो उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है बच्चों के मन में, लेकिन वो टीचर जो कभी कभी गुड देता है, उससे गुड मिलती है तो सब कितना खुश होते हैं। तो वो क्या है, वेरिएबल रीइंफोर्समेंट है जो कभी कभी मिल रही है। और कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट मतलब जो बार बार मिल रही है। फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट मतलब कि फिक्स्ड टाइम के बाद देना, कि हर 5 या 10 मिनट के बाद रीइंफोर्समेंट देते जा रहे हैं।
अब हम अगर बात करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की, तो एम्फेसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट, जो मैंने आपको बताया कि रीइंफोर्समेंट इसका ऑपरेंट कंडीशनिंग का मेन पॉइंट है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, इमीडिएट रीइंफोर्समेंट दे देंगे तो वो अच्छा होगा, क्योंकि वही जो बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारो, जब बच्चे ने कोई गलती की है उसे तभी बताओ, जब कुछ अच्छा किया तभी उसकी तारीफ करो, बेटर लर्निंग होती है इससे। अब हम बात करेंगे लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर की। अब ये थ्योरी क्या है, थॉर्नडाइक ने दी थी। थॉर्नडाइक क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी है। इसको थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म भी कहा गया था। तो इसमें मेन एम क्या था इस थ्योरी का, कि ट्रायल एंड एरर की, जब हम बार बार ट्राई करते हैं, रिस्पॉन्सेज आर टेंटेटिवली ट्राइड एंड सम डिस्कार्डेड अंटिल अ सोल्यूशन इज अटेन्ड, कि हम बार बार ट्राई करेंगे और जब तक हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा हम ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि वो क्या है, एरर है उस चीज़ में, तब तक हमें क्या सोल्यूशन नहीं मिलेगा। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक ने, कि जब हम बार बार ट्राई करते हैं तो हमारे अगर उस चीज़ में क्या है, एरर है, तो हम उतनी जल्दी सक्सेस पर नहीं पहुंचते। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ हमने पहली बार में ट्राई करी तो एरर होने की वजह से हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, हमें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन हम जैसे जैसे ट्राई करते जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते जाते हैं, वैसे ही एरर्स कम होते जाते हैं। कि मतलब टोटल मिला के ये बात बोलते हैं कि जब हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, बहुत सारे ट्राइल्स करे, तो एरर क्या है, कम हो जाएंगे और हमारा रिस्पॉन्स क्या हो गया, हम उसमें मास्टरी कर लेंगे, कि जो चीज़ हम सीखना चाहते हैं वो आसानी से सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें फुटबॉल ही सीखना होता है, फुटबॉल में गोल ही करना होता है फुटबॉल के गेम में, तो हम क्या शुरू में करते हैं तो वो नहीं होता है, तो हमने ट्राई किया लेकिन एरर था जिसकी वजह से नहीं हो पाया, फिर से ट्राई किया तो एरर क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा ना प्रैक्टिस करने की वजह से। तो इसीलिए क्या है कि बार बार जैसे जैसे हम ट्राई कर रहे हैं एरर कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि हम काम जल्दी कर पाते हैं, कि हमने क्या है उस रिस्पॉन्स को सीख लिया, और उससे क्या मिली, हमें रिवॉर्ड मिला ना, कि जो चीज़ हम चाहते थे, रिक्वायर्ड आउटकम हुआ, कि जो लर्निंग आउटकम हमें चाहिए था वो मिला, तो हम क्या कर लेंगे, उस चीज़ को अपना लेंगे, लर्निंग हो जाएगी वो हमारी। अब इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हंग्री कैट पे, एक भूखी बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था। उस बिल्ली को इन्होंने क्या रख दिया था, बॉक्स में रख दिया था, पजल बॉक्स में, और बाहर एक मछली रख दी थी। तो बिल्ली मछली को पाने के लिए कुछ भी रैंडम एक्शंस करती है, और ऐसा ही एक बार क्या होता है, एक्शंस करते करते उसका पैर जो है लीवर पे आ जाता है, और लीवर दबने की वजह से दरवाज़ा खुल जाता है, और बिल्ली जो है वो मछली तक पहुंच जाती है और मछली खा लेती है। फिर बिल्ली को क्या है, दोबारा बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। अब बिल्ली फिर से रैंडम एक्शन करती है और लिवर की दबने की वजह से दरवाज़ा खुलता है और बिल्ली बाहर आ जाती है। लेकिन ये देखा गया कि इस बार बिल्ली क्या है, थोड़े टाइम में ही बाहर आ गई। तो ऐसा जब बार बार किया गया, फिर से उस बिल्ली को अंदर डाला गया, तो ऐसा देखा गया कि धीरे धीरे क्या है कि टाइम कम होता गया और बिल्ली जल्दी बाहर आती गई। मतलब बार बार जब उसे करती गई, ट्रायल होता गया ना बार बार, तो एरर कम हो गया और क्या है, सक्सेस मिल गई उसे। तो इसमें मेन फोकस क्या था, लर्निंग कम फ्रॉम द फैक्ट दैट एरर डिक्रीज्ड ओवर ट्रायल्स। लर्निंग किस फैक्ट की वजह से आती है कि जैसे जैसे हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारे एरर कम होते जाते हैं। थॉर्नडाइक ने प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे इस थ्योरी के बेसिस पे। सबसे पहले जिसमें बात करेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस की। रेडीनेस मतलब कि जब तक कोई खुद सीखना नहीं चाहता, जब तक कोई खुद तैयार नहीं है, आप उसे कोई नहीं सिखा सकता, खुद रेडी होना चाहिए। जैसे कि वो बिल्ली क्या थी, खुद रेडी थी ना उस फिश को पाने के लिए, तो वही चीज़ है। इसमें हम वही एग्जांपल ले सकते हैं हॉर्स वाला, कि आप हॉर्स को पानी तक लेके जा सकते हो लेकिन उसे पानी पिला नहीं सकते हो, तो वो क्या उसे खुद ही करना पड़ेगा। तो बच्चे को यार खुद रेडी होना चाहिए कुछ भी लर्न करने के लिए। लॉ ऑफ इफेक्ट कि कैसा इफेक्ट मिलता है, उससे पॉजिटिव इफेक्ट है, जो रिवार्ड चाहते हैं वो मिल रहा है, वो प्रेज मिल रही है, या फिर कुछ नेगेटिव हो रहा है। अगर कुछ पॉजिटिव होगा तभी हम उस चीज़ को रिपीट करेंगे। अब जैसे कोई बच्चा कुछ करता है, उसके लिए उसकी तारीफ करी जाती है तभी वो काम करेगा, अदरवाइज अगर उसे डांटा जाएगा तो वो दोबारा वो काम नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ इफेक्ट की पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा इफेक्ट हुआ है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस। लॉ ऑफ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस मतलब कि कितना ज़्यादा उस चीज़ को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं बार बार। जैसे बिल्ली के बार बार आ रही थी तो उसका टाइम क्या है, कम होता जा रहा था। तो एक्सरसाइज, प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट वाली बात आ गई यहाँ पे। तो प्रैक्टिस में क्या है, लॉ ऑफ यूज़ या लॉ ऑफ डिसयूज। अब एक बार हमने प्रैक्टिस कर ली लेकिन आगे हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिसयूज हो जाएगा ना, मतलब भूल जाएंगे उस चीज़ को। अगर यूज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ यूज़ है तो वो क्या है, हैबिट बन जाएगी। लॉ ऑफ डिसयूज हो जाएगा तो मतलब भूल गए उस चीज़ को। फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी लॉज ऑफ थॉर्नडाइक की। सेकेंडरी लॉ ऑफ थॉर्नडाइक क्या है, लॉज ऑफ प्रेमिसी, जिसमें क्या है कि जो चीज़ हमें प्राइमरी लगती है, मतलब इंपॉर्टेंट लगता है, हम वो चीज़ करते हैं। लॉ ऑफ रिसेंसी मतलब फटाफट सीखना, जैसे रिसेंटली सीखना, जैसे एग्जाम से पहले क्या हम फटाफट याद करते हैं। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस मतलब जो चीज़ जितना प्रभाव डालेगी हम पर उसको उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई काम किया और उसके लिए बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिला तो हम उतनी जल्दी उसे सीखने की कोशिश करेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स कि किसी भी रिजल्ट तक पहुंचने से पहले बहुत सारे रिस्पॉन्स करें। जैसे वो बिल्ली बार बार ट्राई कर रही थी, मल्टीपल रिस्पॉन्स दे रही थी।
लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड, अब किसी भी चीज को सीखने के लिए हमारा एटीट्यूड कैसा है ये बहुत मैटर करता है। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड से कोई भी चीज सीखते हैं तो हमें जल्दी आती है। लॉ ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी मतलब कि पुराने एक्सपीरियंस जो है मदद करेंगे सीखने में। अगर कोई चीज हमने पहले सीखी हुई है तो हमें कोई दूसरी चीज आसानी से आ जाएगी। जैसे वही कि अगर हमें साइकिल पहले आता है तो स्कूटरी हमें चलानी आसानी से आ जाएगी। एसोसिएटिव शिफ्टिंग, कि अगर पिछले रिस्पॉन्स में हमें उतना डिजायर रिजल्ट नहीं मिला था तो हम क्या कर देंगे, उस रिस्पॉन्स को शिफ्ट कर देंगे, इस बार उस काम को किसी और तरीके से करने की कोशिश करेंगे। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, मतलब सिलेक्टिवली रिएक्ट करना, पार्ट्स में रिएक्ट करना, होल पे नहीं, कि जो चीज़ हमें इंपॉर्टेंट लग रही है हम उस पर रिएक्ट करेंगे। अब इसके एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है, एम्फेसिस ऑन मोटिवेशन, अटेंशन, अराउज क्यूरियोसिटी, प्रैक्टिस, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स। तो शिवानी आप इसके लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, आपके लिए इसको फटाफट समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मीनिंग के बारे में, फिर उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बारे में, फिर प्राइमरी लॉज के बारे में, फिर सेकेंडरी लॉज के बारे में, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में। इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम लॉज ज़रूर लिखें। प्राइमरी लॉज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी लॉज में अगर आप एक आध भूल भी जाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे लर्निंग थ्रू इंसाइट की। लर्निंग थ्रू इंसाइट क्या है, इंसाइट होती है सूझबूझ, जब हम सीखते हैं अपनी सूझबूझ से, अपने दिमाग का यूज करके। बिलीव्स इन अकरेंस ऑफ लर्निंग बाय इंसाइट, इसमें क्या है, कोलर क्या है, कोलर ने दी थी ये, और उनका मानना था कि हम अपनी सूझबूझ से सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को देख के सीख लिया या कुछ, इस चीज में वो नहीं मानते थे, गेस्टाल्टिज्म को मानते थे। इनका मानना था कि इंसाइटफुल लर्निंग रेफर्स टू द सडन रियलाइजेशन ऑफ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, कि जब हम किसी चीज के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत दिमाग से सोच रहे हैं, तो हमें क्या अचानक से क्या है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। कि जैसे मान लीजिए कि हमें कोई प्रॉब्लम दी गई और हम बहुत सोच रहे हैं उसके बारे में, लेकिन अचानक से हम कहते हैं ओह मुझे आइडिया आ गया, तो वो जो अचानक से हमने रिस्पॉन्स दिया वो क्या था, लर्निंग थ्योरी ऑफ इंसाइट वहां पे काम करी, हमारी सूझबूझ से हमने आइडिया निकाला। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, इन्होंने एक चिंपैंजी लिया था जिसका नाम था सुल्तान। उस सुल्तान को इन्होंने क्या किया कि एक केज में बंद कर दिया और केज के बाहर के रख दिया बनाना, और वो बनाना क्या है उसकी पहुंच से दूर रख दिया, और केज में इन्होंने क्या किया कि एक स्टिक रख दी। तो क्या होता है, चिंपैंजी को क्या बनाना तो बहुत पसंद होता है, वो बनाना पाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ आइडिया नहीं आता है। फिर अचानक से उसके दिमाग में क्या आइडिया आता है कि वहां पे स्टिक पड़ी है, तो वो स्टिक का यूज करके बनाना अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, उसने लर्निंग ऑफ इंसाइट यूज की यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं कि बनाना को थोड़ा और दूर कर दिया जाता है और वहां पे दो ऐसी स्टिक्स रख दी जाती हैं जो कि एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो सकती है, मतलब दोनों को जोड़ा जा सकता है उन स्टिक्स को। तो इस बार क्या होता है, सुल्तान जो चिंपैंजी है वो क्या करता है, थोड़ी देर तक कुछ कोशिश करता है उसी एक स्टिक से, जब नहीं होता है तो वो क्या करता है उन दो स्टिक्स को जोड़ के फिर वो बनाना अपनी तरफ खींच लेता है। तो इससे क्या है कि सुल्तान को समझ आ गया कि रिलेशन क्या है जॉइनिंग स्टिक्स में और चीज तक पहुंचने में, कि अगर वो कुछ आइडिया ऐसा लगाता है तब वो उस चीज तक पहुंच जाएगा। तो सुल्तान ने क्या कर लिया, अपनी सूझबूझ से एक रिलेशन मेंटेन कर लिया। एक ऐसा ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट और किया था इन्होंने, जिसमें इन्होंने क्या किया था कि बनाना को केज के ऊपर से हैंग कर दिया था, कि मतलब केज के ऊपर से रखा था। तो वहां पे क्या था, अब कुछ बॉक्सेस रख दिए गए थे फिर केज में। तो चिंपैंजी ने इस बार क्या किया, थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर उसके बाद अचानक से उसके मन में आइडिया है, उसने क्या किया, बॉक्सेस पर चढ़ के वो बनाना तक पहुंच गया। तो यही यहाँ पे इनका एक्सपेरिमेंट था, जहाँ पे सुल्तान नाम का चिंपैंजी था और उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और बात करें कि वो सूझबूझ का इस्तेमाल कर रहा है, कि जब जानवर सूझबूझ का इस्तेमाल कर सकता है तो इंसान क्यों नहीं। फिर इन्होंने बात करी थी 4 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ इंसाइट लर्निंग की, जिसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ क्लोजर क्या है कि इनकम्प्लीट से पूरा कॉन्सेप्ट पता करना, कि जब हमें थोड़े थोड़े चीजें दी गई है तो उससे क्या हम पूरा कॉन्सेप्ट पता करें। जैसे उस केज में क्या था, डब्बे थे और बाहर क्या था, बनाना था, तो उसने क्या दिमाग लगाया, उन कुछ इनकम्प्लीट चीजों को जोड़ के कुछ कॉन्सेप्ट बना लिया। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब कि परसेप्ट करना, जैसे हमें कोई बोलता है इंक तो हमें उसे याद आएगा पेन, जब हमने चीजों को क्या कर दिया कंटिन्यूटली, मतलब कि लिंक करना आ गया हमें चीजों को। लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब जब हम पूरे होल पे फोकस करते हैं रेदर देन स्टेप। जैसे मान लीजिए कि डांस का कोई टीचर क्या होता है कि पहले एक एक स्टेप सिखाएगा फिर पूरा, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉन्ट्रास्ट मतलब कि पहले पूरी चीज दिखा दी गई, पूरा होल में दिखाई जाए चीज। लॉ ऑफ सिमिलैरिटीज, सिमिलर आइडियाज एंड एक्सपीरियंस गेट एसोसिएटेड। जैसे अगर कोई पहले हमने वो सिमिलर काम किया हो, जैसे पहले क्या था बनाना, उसने क्या स्टिक से अपनी तरफ खींचा ना, तो दूसरी बार क्या उसे कम टाइम लगा, और उसने अगर फिर से हम वही चीज करते हैं तो वो फटाफट अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि क्या है सिमिलर एक्सपीरियंस उसके पास पहले भी है। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस की बात करेंगे तो एम्फेसाइजेस रोल ऑफ एक्सपीरियंस। चिल्ड्रन जनरली लुक फॉर सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज से क्योंकि जल्दी सीखते हैं। वंस लर्निंग एक्टिविटी एंड अदर शुड बी कनेक्टेड, यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट to create favorable condition, gain insight learning through demonstration, to ask challenging questions, to capture children attention। मतलब वो सारे काम करना जहां बच्चा दिमाग लगा रहा है, जहां बच्चा अपनी सूझबूझ अपनी इंसाइट का यूज कर रहा है।
तो फ्रेंड्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस किसी भी थ्योरी के हो, अगर आपको उस थ्योरी का एक्सपेरिमेंट दिमाग में है ना, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें वही लिखना है कि उस थ्योरी से क्या बातें सामने निकल के आई और उन बातों को हम कैसे यूज कर सकते हैं एजुकेशन की फील्ड में। अब हम बात करेंगे लर्निंग थ्रू एसोसिएशन में लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन की। जब हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, देख के सीखते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बच्चा जो है वो प्लेन स्लेट है, वो दूसरों को देख के सीखता है, वो कुछ सीख के नहीं आया, पहले से देखेगा फिर सीखेगा। तो इसमें क्या है कि ऑब्जर्वेशन को की लर्निंग मेथड बताया गया है कुछ भी चीज़ सीखने के लिए, कुछ भी बेसिक टास्क सीखने के लिए। इसमें हमारे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है हमारी मदर टंग। कोई ऐसा नहीं है कि हम मदर टंग कहीं से इन्वेंट करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं, लिसन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें इमिटेट करने की कोशिश करते हैं और फिर हम सीख जाते हैं उनको कॉपी करते करते। बंडूरा का मानना यह था कि बच्चा एक्टिव लर्नर है, वो चीज़ों को देखता है, समझता है और इमिटेट करके सीख जाता है। इसमें मेन सोर्सेज ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें तो क्या है, ऑब्जर्वेशन की। पहले क्या करेगा, बच्चा देखेगा, लोगों को, चीज़ों को देखता है। इमिटेशन, फिर उसे क्या करेगा, कॉपी करने की कोशिश करेगा। मॉडलिंग, अब उसने क्या है, जो बंदा उसे अच्छा लगा है या जिसकी चीज़ उसे पसंद आई है तो उसे क्या करेगा, एक मॉडल बना लेगा अपने दिमाग में। अब मॉडल क्या हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है, लाइव हो सकता है, वर्बल इंस्ट्रक्शन, मतलब जिन चीज़ों से वो सीख रहा है, जिसको उन्होंने अपना जिन चीज़ों को उस बच्चे ने अपना रोल मॉडल माना है, वो क्या है, बुक हो सकती है, क्या पता है वो किसी बुक से सीख रहा है, फिल्म हो सकती है, सिंबल हो सकता है, मतलब सिंबॉलिक है वो चीज़ें, या फिर लाइव मतलब टीचर या कोई एल्डर या पेरेंट्स, या फिर वर्बल इंस्ट्रक्शन, जब उसे कुछ बताया गया है कि ऐसे करना और वो सीख जाता है। इसमें हमारे पास 4 स्टेजेस आती हैं लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन में। अटेंशन, कि जब भी कोई चीज़ सीख जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना अटेंशन पे कर रहा है कोई। अगर कोई बहुत ज़्यादा अटेंशन पे कर रहा है तो वो जल्दी सीखेगा, अगर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है तो उसको तो कोई क्या ही सिखा पाएगा। फिर रिटेंशन, कि जब अगर एक बार सीख लिया तो उस चीज़ को अपने दिमाग में भी रखे। ऐसा नहीं है कि टीचर सिखा रहा है तो अभी तो बहुत अच्छा समझ आ रहा है, लेकिन जैसे टीचर ने कदम बाहर रखा तो भूल गए, तो वो गलत बात है। रिटेंशन, उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाए। इनिशिएशन, मोटर या रिप्रेजेंटेशन, अब जो उसने सीखा है उसको इनिशिएट करे, उसको खुद करने की कोशिश करेगा वो। जैसे मान लीजिए कि बच्चे को कोई टॉपिक सिखाया गया और वो उसके दिमाग में रहता है, वो उसके बेसिस पे खुद काम करने की कोशिश करे, कि कोई मान लो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करे। फिर बात आती है मोटिवेशन, अगर जो उसने काम किया है, जो रिप्रेजेंटेशन दी है, उससे उसको अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको रीइंफोर्समेंट मिलती है, तो वो मोटिवेट होगा कि आगे भी वो ऐसा ही काम करता रहे। इसमें बंडूरा बात करते हैं बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट की। अब बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट क्या था, इसमें क्या है कि वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी बड़ा है, जिसमें 35 बच्चे ऐसे बात करी गई है, लेकिन अगर इसे शॉर्ट में हम समझें तो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट क्या था कि बच्चों को एक प्ले दिखाया गया, जिसमें क्या है, एक बंदा जो होता है, बोबोडॉल मतलब एक मॉडल था डॉल जैसा, उसको क्या है मारता है, उसके साथ एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। फिर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो भी डॉल के साथ कोई एक्ट करें, तो ये देखा गया कि ज़्यादातर बच्चे भी क्या है, बोबोडॉल के साथ एग्रेसिव बिहेवियर ही शो करते हैं, उसको मारते हैं। तो ये क्या है कि बच्चों ने पहले क्या किया, ऑब्जर्व किया कि उसे मारा गया है, तो बच्चों ने भी वही चीज़ रिपीट की। अब इसको हम क्या है, पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन में। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो कुत्ते से बहुत डरता है, क्योंकि शायद हो सकता है बचपन में कभी कुत्ते ने उसे काटा हो या उसके पीछे भागा हो, तो बहुत डरता है। लेकिन अगर हम उसे दिखाएं, ऑब्जर्व करें कि कोई और इंसान है जो कुत्ते के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, कुत्ता भी उसको बहुत प्यार कर रहा है, तो उसके मन से क्या है, वो डर चला जाएगा। तो वो सोचेगा कि मतलब उसके साथ जब ऐसा करे तो मेरे साथ बुरा क्यों करेगा। तो ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव यूज आ गया उस ऑब्जर्वेशन का, कि उसके मन से डर चला गया उस चीज़ का। अब हम बात करें कि बंडूरा मेनली कहना क्या चाहते थे। बंडूरा का ये कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ जब हमारे साथ होती है हम तभी सीखे, हम दूसरों को देख के भी सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास में अगर किसी ने काम अच्छा किया है तो टीचर उनकी प्रेज़ करती है, तो हमने क्या ये सीख लिया ना कि अगर अच्छा काम करेंगे टीचर प्रेज़ करेगी। अब ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे टीचर ने हमारी भी प्रेज़ करी थी, उसकी प्रेज़ करी थी, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया और उस चीज़ से हम सीख गए। बाय वॉचिंग समबडी एल्स बीन रिवॉर्डेड एंड पनिश, जब हम दूसरों को किसी काम के लिए रिवॉर्ड या पनिश होता देखते हैं तो हम वो चीज़ सीख जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है कि हमने दूसरों को कुछ देखा करते हुए ऑब्जर्व किया, और अगर हमें वो अच्छी चीज़ लगती है कि मतलब लर्निंग आउटकम्स क्या है हमारे फेवर में है, तो हम वो चीज़ सीख जाते हैं। कॉग्निशन प्लेज अ रोल इन लर्निंग, कि हम अपनी कॉग्निशन, अपने दिमाग की मदद से वो चीज़ क्या है लर्न कर लेते हैं, रिटेंशन हो जाती है उस चीज़ की। एजुकेशनल इंप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, टीचर एज अ रोल मॉडल काम करता है, रोल प्ले के जरिए हम सिखा सकते हैं बच्चों को। अटेंशन के रोल ऑफ अटेंशन एंड रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अटेंशन हो जब कोई चीज़ सीख रहे हैं ताकि अच्छे से ग्रास्प कर पाए, रिटेंशन मेमोरी बनी रहे, मोटिवेशन मिले प्रॉपर, पेरेंट्स और एल्डर्स अपना पूरा रोल निभाए क्योंकि उनको देख के सीख रहा है, वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो रही है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे आज की लास्ट टॉपिक के बारे में, ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी क्या है कि जब कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम दी गई है और कुछ इन्फो दी गई है, तो उस इन्फो को जोड़ जोड़ के वो किसी सॉल्यूशन तक पहुंचता है।
कि मतलब खुद डिस्कवर करना। जब हम खुद कोई चीज़ सीखते हैं तो बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो वही इन्होंने बात करी, द लर्नर इज एनकरेज टू एक्टिवली यूज देयर इंट्यूशन, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। जब मतलब खुद अपनी चीज़ों को खुद अपने दिमाग से वो चीज़ सोच रहा है तब वो सीखेगा। ये क्या है, इंडक्टिव लर्निंग की बात करते हैं कि मतलब उसको एग्जाम्पल दी जाए, रूल तक वो खुद पहुंचेगा, मतलब खुद दिमाग लगाए। ऐसा नहीं है कि पूरी पकी पकाई खिचड़ी उसे दे दी जाए पहले, नहीं, उसे क्या है एग्जाम्पल दी जाए जिससे वो खुद कॉन्सेप्ट तक पहुंचे। बच्चे को इनकरेज करती है कि वो गेस करे, इनकम्प्लीट एविडेंस उसे दे दिए जाते हैं, उसके बेसिस पे वो कंप्लीट चीज़ पता लगाए, कंप्लीट सोल्यूशन लाए उस चीज़ का। मेन आइडिया क्या थे, इन्होंने 3 स्टेजेस की बात करी। इनएक्टिव स्टेज जिसमें क्या है सीखते हैं एक्शन से, क्योंकि डिस्कवरी लानी क्या है खुद सीखना, तो यहाँ पे खुद किससे सीखेंगे, एक्शन से। इनएक्टिव स्टेज जिसमें पिक्चर्स और मॉडल से सीखेंगे। सिंबॉलिक स्टेज जिसमें एब्स्ट्रैक्ट टर्म से सीखेंगे कि मतलब हम जो चीज़ें हमें दिख भी नहीं रही हैं उनके बारे में भी सोच सकते हैं। मोर फोकस ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि जब तक खुद के अंदर मोटिवेशन नहीं होगी, अगर कोई कितना भी मोटिवेट करता रहे हम मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि डिस्कवरी मतलब खुद डिस्कवर करना है, तो खुद के अंदर इच्छा होनी चाहिए काम करने की। यूज ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस, की अगर कोई हमें प्रॉब्लम दी जाती है, वो ऐसी ही प्रॉब्लम अगर हमने पहले भी सॉल्व की है तो हम जल्दी सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। मेरिट्स क्या है डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी के, डेवलप सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी, क्योंकि खुद कोई काम कर रहे हैं तो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आएगी। डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव स्किल्स, खुद सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो क्रिएटिविटी आएगी, कुछ इमेजिनेशन, कुछ आइडियाज लगा के कोई चीज़ सोचेंगे। फॉस्टर्स क्यूरियोसिटी, क्यूरियस बनाती है ये चीज़ को, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, डिस्कवर करना चाहते हैं चीज़ों को। पर्सनलाइज द लर्निंग एक्सपीरियंस, खुद चीज़ें सीख रहे हैं तो पर्सनलाइज होगा लर्निंग एक्सपीरियंस, कि खुद कैसे सीखने, कैसे हमें बेहतर समझ आ रहा है। बिल्ड ऑन लर्नर्स प्रायर नॉलेज, पिछली नॉलेज कैसे है उसके बेसिस पे हम इस चीज़ को सीख पाते हैं, कि अगर पहले की चीज़ ही हमें अच्छी नहीं आती, कुछ हमें पता ही नहीं पिछला उस चीज़ के बारे में, तो हम कैसे कुछ नया डिस्कवर करेंगे। तो बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है। डीमेरिट्स क्या है इसके, निग्लेक्ट स्कैफोल्डिंग, कि खुद से करने पर फोकस कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे सपोर्ट को नहीं मान रहे, बल्कि बच्चे को क्या है हमेशा सपोर्ट चाहिए होते, क्योंकि वो इतना कैपेबल नहीं है कि खुद कोई चीज़ सीख सके, मतलब खुद ही कर जाए इतना कैपेबल नहीं होता, उसे हमेशा थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होती है, तो निग्लेक्ट करता है ये स्कैफोल्डिंग को। स्कैफोल्डिंग मतलब सपोर्ट, जो हमने वाइगोस्की की थ्योरी में पढ़ी थी। क्रिएशन ऑफ मिसकंसेप्शन, अब जरूरी नहीं है कि उन एविडेंस से बच्चा जो है सही मतलब चीज़ तक ही पहुंचे, हो सकता है कि मिसकंसेप्ट कर जाए, कोई चीज़ उसे ना समझ आए तो गलत नतीजे तक पहुंच जाए। ह्यूज कॉग्निटिव ओवरलोड, क्योंकि सारा काम क्या है खुद ही डिस्कवर करना है, खुद ही आइडिया तक पहुंचना है, तो कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि मैं एक थोड़ा सा पेपर के बारे में एक वीडियो बनाऊं, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो इसी में मैं आपको थोड़े से टिप्स दे सकती हूँ। कि सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 30 मिनट मिले हैं, क्योंकि जब आप ये 30 मिनट सोच के चलेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन फिर अगर 30 मिनट से ऊपर हो गया तो आप उसे कंक्लूड करना शुरू कर दो, क्योंकि जब आप फिर कंक्लूड करेंगे तो वो ऑब्वियसली 35-40 मिनट तक पहुंच ही जाएगा, तभी आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। 30 मिनट्स मान के चलिए कि हर क्वेश्चन के लिए आपको मिले हैं। फिर उसके बाद हेडिंग, सब हेडिंग पे ज़्यादा ध्यान दिए, आप अंदर क्या खिचड़ी लिख रहे हैं कोई नहीं देख रहा है उसको। हेडिंग्स अगर आपकी अच्छी होंगी तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम पैराग्राफ्स में ना लिखें, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में लिखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़े नहीं, बिकॉज अगर आप कितना भी अच्छा लिख लें 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 17-18 नहीं मिलने वाले। ये हो सकता है कि अगर आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उनमें आपको 10-10 मार्क्स मिल जाए, तो वो 20 हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक ही क्वेश्चन पे पूरा दिमाग ना लगा दें, कोई क्वेश्चन छोड़े नहीं, और 16 मार्क्स के चक्कर में 2 मार्क्स वाले तो बिल्कुल ना छोड़ें। तो क्या है, अटेम्प्ट जरूर करें, भले ही अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है तो अपना कंटेंट कम कर दें, लेकिन क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें सारे के सारे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि बाकियों तक भी ये पहुंच सके और बाकियों का भी भला हो सके। और ये तो आप जानते हैं, कर भला हो भला, मतलब कि अगर आप किसी का भला करेंगे तो शायद हो सकता है कि भगवान जी आपकी मदद करें पेपर में। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, सबके साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, एंड ऑल द बेस्ट अगेन, स्टे कनेक्टेड। बाकी पेपरों की तैयारियों के लिए भी जल्द मिलेंगे। थैंक यू।